हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपने कल की क्लास पढ़ ली थी जिसमें हमने यही सब डिस्कस किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी हमने कवर किया था। ठीक है, तो बच्चों शॉर्ट में मैं अब आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? वो एक्सपेंडिचर जो आप क्यों खर्च करते हो? लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए आप जो एक्सपेंस करते हो उसे बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होता है? एसेट क्रिएशन होती है। ठीक है, तो एसेट क्रिएशन किससे होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से होती है। बैलेंस शीट में इसको शो करते हो आप। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होता। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग की परचेज कर ली, अपग्रेड कर लिया कोई इक्विपमेंट, तो इसमें या तो परचेज करोगे या अपग्रेड करोगे। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो आप डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए करते हो उसे बोलते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे कौन सा हो गया? सैलरी दे दी, रेंट पे कर दिया, रिपेयर्स मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, राइट। वेरियस सच एक्सपेंसेस जो हो गए वो क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म नेचर रहती है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। इंक्रीज कहाँ से होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा। ये नॉन रेकरिंग होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग होता है, क्योंकि बार बार ये एक्सपेंस होता रहता है और ये एक्सपेंस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। मतलब रेकरिंग नेचर को होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है, क्योंकि इससे एसेट लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट लाइबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है। कैपिटल अगर होगा तो एसेट क्रिएट होगा, रेवेन्यू होगा तो रूटीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कहाँ से इनकम आती है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आपको इनकम आती है, वो हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है बच्चे? कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। या आपने कोई लोन रेज कर लिया है, ठीक है, लोन अप्रूव हो गया आपका, वहां से आपको पैसे आ गए, तो वो भी क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गई? वो जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से आपको इनकम जनरेट होती है वो हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कैश पे सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये सब क्या हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाती है। शॉर्ट टर्म नेचर रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करती है, रेगुलर रेकरिंग रहती है, सेम। ठीक है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो होगा ये। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू है, एसेट लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट में एसेट लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट होगा, इफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, इसीलिए बैलेंस शीट में शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म नेचर होता है और ये नॉन रेकरिंग होता है, क्योंकि कैपिटल जब भी होगी, टर्म कैपिटल होगी, तो उसका मतलब है वो नॉन रेकरिंग ही होगा। मतलब बार बार थोड़ी आप कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे या कैपिटल से आपको इनकम आएगी। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप रोज ही थोड़ी अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचने लग जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल होगी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, लोन रिसीव कर लिया आपने, सेल कर लिया फिक्स्ड एसेट का, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। तो कैपिटल रिसिप्ट इफेक्ट करती कैपिटल को, रेवेन्यू रिसिप्ट इफेक्ट करती है प्रॉफिट एंड लॉस को। तो मेमोरी ट्रिक हो गया इसका। अगर स्ट्रक्चरल चेंज होगी तो कैपिटल रिसिप्ट होगी, और रेवेन्यू में होगा तो क्या होगा? रूटीन इनकम होगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो जाते हैं? जो ना तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग से, ना फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते वो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, बट वो इनडायरेक्ट होते हैं। वो क्या, उनकी नेचर क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट नेचर नहीं होती है। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाते हैं, जैसे सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस रेंट, मेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स के पहले के एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को। डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये कहाँ पे, ये क्या सर्टन करने में हेल्प करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट से हमें इनसे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से नेट प्रॉफिट
हम असर्टन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी थोड़ी सी फीचर्स हो गए, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेसिकली आपसे एग्जांपल्स दे के पूछा जा सकता है कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज द रिडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द रिडक्शन, मतलब जब प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो प्राइस एमआरपी दिया होता है अगर वो रिड्यूस कर देता है, कौन, जिसने गुड्स बेचना है, सेलर, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं, उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, राइट। तो ये क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज एन अलोवेंस। ये क्या होता है, एक अलोवेंस होता है या कंसेशन होती है। डिस्काउंट क्या होता है, इट इज एन अलोवेंस और कंसेशन इन प्राइस। प्राइस में जब आपको कंसेशन मिलती है वो क्या होता है, डिस्काउंट हो गया। सपोज 100 की आइटम है, आपको 95 की मिल गई, सेलर ने आपको 95 की दे दी, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है। और 5% डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो गया, रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस ऑफ गुड्स या अलाउंस और कंसेशन इन प्राइस, ये क्या हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज गिवन सो दैट बायर इज इंड्यूस्ड टू प्लेस एन ऑर्डर। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है कि जो बायर है, जिसने गुड्स बाय कर रहे हैं, वो क्या करे, उसके लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाए, ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बन जाए कि वो गुड्स को परचेज करे। जैसे आपने देखा होगा ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अगर आप, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं, वो डिस्काउंट्स देते हैं आपको। क्यों देते हैं, कि डिस्काउंट दे के क्या करते हैं, जो भी सेलर बायर होता है उसको क्या किया जाता है, उसको उसको बेसिकली बताया जाता है कि यार हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। सेलर क्या कर रहा है, 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो सपोज आपको आइटम की नीड भी नहीं है, तो तब भी आप सोचोगे ठीक है ओवर स्टॉक कर लेते हैं, पर हम ले लेते हैं क्योंकि 50% डिस्काउंट हमें फिर से नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट से क्या होता है, बायर जो होता है वो क्या बनता है, उसे इंड्यूस किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, ल्यूड किया जाता है, उसको एक टाइप से पुश किया जाता है कि वो ऑर्डर को प्लेस कर दे, ठीक है। और कई बार डिस्काउंट में बोला जाता है कोई बात नहीं आप ईएमआईज पे कर दो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, राइट, क्रेडिट पे परचेज कर लो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब टैक्टिक्स होती हैं, ये सब क्या होती है, टेक्निक्स होती हैं कि क्या हो जाए, परचेजिंग जो है, सेलिंग वो ज्यादा कर पाए, सेल ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट इज बेसिकली एन अलोवेंस और कंसेशन इन प्राइस, ठीक है, या रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो दो टाइप्स के डिस्काउंट हो गए, एक तो कैश डिस्काउंट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, क्रेडिट या ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। एक हो गया कैश डिस्काउंट, दूसरा हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कोई आइटम लेते हो, सपोज आपने ये गुड परचेज किया, आपने फुल क्या किया, 1000 की आइटम थी, तो आपने बोला मैं कैश ही पे करूंगा, मैं पर 900 पे करूंगा, ठीक है। आपने क्या कहा, 1000 की आइटम है पर मैं फुल कैश पे करूंगा, पर मैं 900 पे करूंगा। तो ये क्या हुआ, वन टाइम इंस्टॉलमेंट और वन टाइम पेमेंट में जब आप को कोई रिबेट मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट क्या हो गया, अर्ली पेमेंट पर दिया गया डिस्काउंट। जब आप अर्ली पेमेंट कर देते हो, जैसे ही आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है, आपने पेमेंट की, तो उसपे जो आपको सेलर डिस्काउंट देगा वो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने पेमेंट पूरी की पूरी कर दी, तो अब आप बोलोगे ना मैं पूरी पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो, क्यों, फिर मैं, इससे बेटर है मैं क्रेडिट पे ले लेता हूँ, उधार पे सामान ले लेता हूँ। तो आप क्या करते हो, कैश डिस्काउंट बेसिकली दे देते हो, राइट। तो कैश डिस्काउंट क्या हो जाता है, ये अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है, कि क्यों दिया जाता है, कि जो बायर है वो क्या कर पाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर पाए। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब कि ऑन द टाइम ही पेमेंट कर दे, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग,
ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स ही वो क्या कर दे, पेमेंट कर दे। तो ये क्या हुई, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गई। तो उस टाइम पे क्या, अगर परचेजिंग के टाइम पे हमने पेमेंट कर दी तो क्या किया जाता है, गुड एक क्या किया जाता है, एक डिस्काउंट दिया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट क्या होता है, बुक्स में रिकॉर्ड होता है, राइट। तो कैश डिस्काउंट आपका बुक्स में रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट पार्ट आएगा, डिस्काउंट है तो नॉमिनल एक्सपेंस है। ठीक है, नॉमिनल एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। सपोज डेटर है, उसको हमने क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया 5% का। सेम मैंने जो आपको 1000 की एग्जांपल दी, ठीक है, या 100 की एग्जांपल दी, तो 95 रुपीज का आपको सामान दे दिया तो 5% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो वही ये आपको बताया हुआ है। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगी इसकी, कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये नॉमिनल एक्सपेंस है तो इसको क्या करना है, डेबिट करना होता है। हमने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये एंट्री समझ आई होगी। अगर अब आपने अगर नहीं पढ़ी है वो क्लास पे एक बार जाके देख लो कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 रुपया टू क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इस टाइप से एंट्री होती है। देन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप बल्क में कई बार गुड्स को परचेज करते हो। ठीक है, जब आप बल्क में गुड्स को परचेज करते हो तो क्या करता है, जो सेलर होता है वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, जैसे होलसेल पे लेते हो तो डिस्काउंट मिलता है ना, कि होलसेल प्राइस पे लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो रिटेलर्स को नहीं मिलता है, होलसेलर्स को मिलता है, तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस पर दिया गया डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। जनरली बल्क परचेज या डीलर को दिया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाएगा, जो होलसेल में परचेज करेगा या जो डीलर्स होंगे उनको दिया जाता है। ठीक है, बल्क में जो परचेज करते हैं उनको ये डिस्काउंट दिया जाता है। इसीलिए ये जो डिस्काउंट होता है ये बुक्स में शो नहीं होता, क्योंकि ये होलसेलर्स को दिया जाता है ना, तो होलसेल प्राइस रहता है, पहले से डिसाइडेड रहता है कि इतना डिस्काउंट हमने होलसेलर्स को देना है। जैसे 5% हमने एडिशनल डिस्काउंट देना है तो ये पहले से माना जाता है कि यही प्राइस है, सेट प्राइस है, इसीलिए बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। डायरेक्ट एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड, ट्रेड डिस्काउंट कैन बी शोन इन मतलब कैन बी शोन इन बुक्स। ठीक है, तो ये बुक्स में शो नहीं, कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट के लिए बुक्स में रिकॉर्ड किया जाती है एंट्री। ठीक है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है, पर ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ नेट प्राइस रिकॉर्ड होता है कि कितने का सामान बेचा आपने, वही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस अगर 10,000 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 1,000 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा 9,000, डायरेक्ट ही रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने डिस्काउंट शो नहीं करना, जैसे आपने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड शो किया 500, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में शो नहीं होगा, डायरेक्ट क्या आएगा 9,500 9,500। ठीक है, ऐसे ही आएगा। क्लियर, तो नो जर्नल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। आई अगेन रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि ट्रेड बल्क में लिया ना, होलसेलर ने पहले से होलसेलर्स के लिए डिस्काउंट रखा होता है कि जो बल्क में परचेज करेगा उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। पर कैश डिस्काउंट तो सबको दिया जाता है ना, अलग अलग सेपरेटली दिया जाता है, किसी को दिया जाएगा किसी को नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए ये सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। पर ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, टी इज इक्वल टू ट्रेड टोकन ऑफ इनवॉइस, नो एंट्री। C is equal to cash comes in books. ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक है, ट्रेड डीलर्स आर टॉल, कैश बुक कीपर्स आर शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट बल्क पे जब परचेज किया जाता है उस पे दिया जाता है, जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट में जर्नल एंट्री पास की जाती है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कितना डिस्काउंट दिया गया है, क्या डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। राइट, तो यही आपका है। उसके बाद आ गया आपका अकाउंटिंग साइकिल। तो बच्चों अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल मतलब कौन सा, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं,
मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो एक साइकिल के थ्रू ये सब होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एक साइकिल होता है जिसके थ्रू ये सब चीजें फॉलो करती है, मतलब एक स्टेप्स होते हैं ना जो सब फॉलो करना होता है, तो वो ही पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको बच्चों, ट्रांजेक्शन को। पहले पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन हुई कौन सी है, ठीक है। कैश पे आपने सेल्स की है तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करोगे कि आपने सामान बेचा है किसी को, आपको पैसा आया है, तो पहले आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन को क्या किया बच्चों, आइडेंटिफाई किया। तो फर्स्ट क्या रहता है, आइडेंटिफाई करना किसको, ट्रांजैक्शन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रहता है, उसके बाद रहता है बच्चों, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया ट्रांजैक्शन को, उसके बाद आपने करना होता है जर्नल एंट्री को पास, ठीक है। जब आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करती है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, आइडेंटिफाई कर ली, ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, कि कैश पे आपने सेल्स कर ली, तो अब आपने कैश पे सेल्स की है तो उसकी आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो इसको जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम एंट्री की बुक बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है क्या, ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, आप आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कहाँ करते हो, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो। तो ट्रांजैक्शन को जर्नल में डेबिट क्रेडिट के साथ रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में आप क्या करते हो, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो। जर्नल एंट्रीज आपका ड्यूल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, ड्यूल एंट्री सिस्टम पे जर्नल एंट्री सिस्टम रहता है आपका, ठीक है। जब जर्नल एंट्री से आपने पास कर ली, ठीक है, आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपने ट्रांजैक्शन पास कर ली। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पोस्ट करना, कहाँ, लेजर में। तो जर्नल एंट्री में क्या किया जाता है, जर्नलाइजिंग की जाती है, ठीक है। जर्नल एंट्री में जर्नलाइजिंग की जाती है, लेजर में क्या किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है। लेजर में क्या किया जाता है, पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो कैश टू सेल्स कर दिया आपने, देन पोस्ट किया आपने लेजर में। अब आपने खाते बनाए सेपरेट सेपरेट, जैसे कैश अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है। तो जर्नल से लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, ठीक है, जर्नल से लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो लेजर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। पता चलेगा कि कैश कितना है आपके पास, सेल्स कितनी हुई आपके पास, कितनी सेल्स हुई, कितनी आपने की है सेल्स, लाइक कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सारे का सारा मेंटेनेंस कहाँ पे होता है, लेजर में होता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, आपने आइडेंटिफाई की ट्रांजैक्शन को, उसके बाद क्या 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 किया बच्चों, जर्नल एंट्रीज पास की, जर्नल एंट्रीज के बाद क्या किया आपने, लेजर में उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेजर में पोस्ट कर दिया, अब पोस्टिंग के बाद क्या स्टेप रहता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। क्या करना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, मतलब मैच करना कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है भी है या नहीं है, ठीक है। लेजर बैलेंस का समरी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट को क्या करना, मैच करना या चेक करना कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है, कहीं पोस्टिंग गलत तो नहीं हो गई है, जर्नल एंट्रीज में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर सपोज कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो क्या किया जाता है, एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग होगी, प्रीपेड होगी, एक्रूड होगी, उनको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, जर्नल एंट्रीज में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या होता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर से ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसमें डेबिट क्रेडिट आपको इक्वल करना रहता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, एम्पल टाइम्स बता दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, आपकी 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज दे देना, टेम्पररी अकाउंट को क्लोज करना ना, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपन भी करना है ना, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 ईयर के लिए यूजुअली बनाते हैं, तो 1 साल के बाद पहले ओपन करते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर अगले साल वही अकाउंट्स हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो फिर क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हो। तो आओ रिकॉल करें हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े हैं। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी में स्टेप्स को अरेंज कर दो,
क्या क्या स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद लेजर में पोस्ट किया जाता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, चेक किया जाता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्या किया जाता है, एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं जर्नल में। एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद क्या किया जाता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है फिर से डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए। जब ट्रायल बैलेंस मिल गया उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और उसके बाद जब बैलेंस शीट बन गई आपकी, इट मींस आपका फिर क्या हो गया, अकाउंट्स क्लोज करनी होती है, देन क्लोजिंग एंट्रीज एंड पे आ जाती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन, जर्नल पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल। आई होप आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप बता सकते हो। उसके बाद बच्चों एक और अकाउंटिंग साइकिल होता है। ये तो एक तो हो गया ना मेजर अकाउंटिंग साइकिल। कई बार एक सेकंड टाइप का भी अकाउंटिंग साइकिल कई बार हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग का साइकिल हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या है। जैसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई, जर्नल, ट्रायल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। एक होता है जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है, फिर मेजर करते हैं उसको। ठीक है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम मेजर करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स तो रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं। आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, फिर उसको मेजर करने के बाद क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई किया जाता है। लेजर अकाउंट बनाते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। फिर समराइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम उसको समराइज करते हैं, समरी प्रिपेयर करते हैं उसकी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब करके हम समरी प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं क्या ठीक है नहीं है। देखने के बाद इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट अंडरस्टैंड करते हैं क्या सिचुएशन आ रही है, बैलेंस कैसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे, कैसे बैलेंस शीट है, इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। लास्टली क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को, जो डायरेक्ट यूजर्स भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट यूजर्स भी होते हैं। तो आइडेंटिफाई से लेके कम्युनिकेट तक के प्रोसेस को ही अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये एक नेक्स्ट टाइप का आपका अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या हुआ, मेजर करना। थर्ड क्या हुआ, रिकॉर्ड करना। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर क्या करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करोगे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या हुआ है, मतलब उसको देखोगे मॉनेटरी टर्म्स में। फिर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करोगे, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करोगे। कैश होगा तो कैश में चले जाओगे, सेल्स होगा सेल्स में, परचेजेस होंगी परचेजेस अकाउंट बना लोगे, क्लासीफाई करोगे। फिर समराइज करोगे उसको, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाया, देखा डेबिट क्रेडिट इक्वल है नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, समरी प्रिपेयर करी है आपने। फिर उन सबको क्या करोगे, एक एनालाइज करोगे, पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, एनालाइज करके इंटरप्रेट करोगे, जो आपने एनालिसिस करा है, देखा है, ठीक है, इवैल्यूएशन कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करोगे, इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट करने के बाद क्या करोगे, कम्युनिकेट कर दोगे यूजर्स को कि ये, हाँ जी ये रिपोर्ट है, ये सिचुएशन है, ऐसा सब सब है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करोगे और यूजर्स अपना फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यूजर्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट यूजर्स भी होते हैं। कौन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। ठीक है, किसके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। वेरी फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, ये सब क्या आता है, अकाउंटिंग साइकिल का ही पार्ट आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, देन समराइज होता है, फिर कम्युनिकेट होता है, इंटरप्रेट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, समराइज होता है, फिर इंटरप्रेट होता है और कम्युनिकेट होता है। तो क्या ये सही स्टेप्स हैं, बिल्कुल ये सही स्टेप्स ही हैं। ये सही स्टेप्स हैं।
सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर समराइज होता है, फिर इंटरप्रेट होता है, फिर कम्युनिकेट होता है। बिल्कुल ये सही अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है पहला आइडेंटिफाई, दूसरा क्लासिफाई, ठीक है, थर्ड बोल दिया रिकॉर्ड, फोर्थ बोल दिया मेजर। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजी में। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप मेजर करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, इसकी अरेंजमेंट ये, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे ही आपको ऊपर भी पूछा जा सकता है कि पहले आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शन को, फिर लेजर में पोस्ट करते हो, फिर आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हो, फिर जर्नल एंट्रीज करते हो। तो अब अरेंज करो, तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, लेजर में करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज करोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग एजम्पशंस। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या होती है, कुछ एजम्पशंस लेके हम कुछ प्रिजम्पशंस लेके चलते हैं, प्री एजम्पशंस हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन कौन सी हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। ठीक है, सेकंड होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सेकंड होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन, थर्ड होता है अकाउंटिंग पीरियड कंजम्पशन एजम्पशन, फोर्थ होता है मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तो फर्स्ट हो गया आपका बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। हमने पहले से पढ़ा हुआ बिजनेस एंटिटी एजम्पशन क्या बोलती है कि बिजनेस और एंटिटी, बिजनेस बिजनेस और ओनर, बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस और एंटिटी या ओनर, बिजनेस एंड ओनर दोनों क्या है, दोनों बच्चे अलग अलग हैं। ठीक है, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बिजनेस और प्रोप्राइटर, एंटिटी और प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर। ठीक है, ओनर की लाइबिलिटीज ओनर की हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की हैं। दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ओनर्स मनी इज नॉट इक्वल टू बिजनेस मनी। ठीक है, ओनर की मनी बिजनेस मनी नहीं होती, वैसे ही बिजनेस की मनी ओनर की मनी नहीं होती। तभी हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी एजम्पशन क्या बोलती है कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। तो ओनर की मनी बिजनेस की मनी नहीं होती है। ठीक है, ओनर की मनी अलग होती है, बिजनेस की मनी अलग होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस assumption द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटिटी। बिजनेस को हम एक यूनिट और एंटिटी की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, राइट। ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स सब अलग होते हैं, बिजनेस जो है वो एज अ यूनिट और एंटिटी की तरह कंसीडर होता है। फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इट इज द बिजनेस दैट इज द एंटिटी एंड विद विच वी आर कनेक्टेड और कंसर्न्ड। ठीक है, हम बिजनेस के साथ कंसर्न्ड की होते हैं, हम कनेक्टेड बिजनेस के साथ होते हैं, ओनर अलग है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की क्या होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। क्यों, क्योंकि इसको हम स्यू भी कर सकते हैं और ये भी किसी को स्यू कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको बिजनेस एंटिटी असम्पशन समझ आ गई होगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इधर से कि कौन सी अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है, कोई फिफ्थ फोर्थ पॉइंट आपको कोई और कंसेप्ट दे, जैसे एक्रूअल एक्रूअल असम्पशन बोल दिया होगा, बिजनेस एंटिटी असम्पशन, गोइंग कंसर्न असम्पशन, मनी मेजरमेंट असम्पशन और एक्रूअल असम्पशन। तो पूछा होगा कौन सी अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है, तो एक्रूअल असम्पशन नहीं है। आपको इसलिए फोर पॉइंट्स पता होने चाहिए कौन सी अकाउंटिंग असम्पशंस है। तो बिजनेस एंटिटी असम्पशन में बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस की मनी और ओनर की मनी दोनों अलग अलग होती हैं। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या बोलती है, ये किस पे बेस्ड होती है, कंटिन्यूटी असम्पशन पे, कंटिन्यूटी असम्पशन पे बेस्ड रहती है। कंटिन्यूटी असम्पशन मतलब कि बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब बिजनेस चलता रहेगा,
आज बिजनेस स्टार्ट किया, ये नहीं कि कल खत्म कर देंगे, कल बंद कर देंगे, कल वाइंड अप कर देंगे, नहीं। बिजनेस को हम कंटिन्यूटी के लिए करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिजनेस किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जाता है। बिजनेस को एज गोइंग कंसर्न कंसीडर किया जाता है कि बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न इन गोइंग कंसर्न एजम्पशन। आई अगेन रिपीट, एंटरप्राइज को क्या कंसीडर किया जाता है, कैसे व्यू किया जाता है, एज गोइंग कंसर्न, ठीक है। दैट इज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है। मतलब लॉन्ग समय तक, मतलब लंबे समय तक बिजनेस जो है चलता ही रहेगा, बिजनेस हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बताती है कि बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर तक चलता ही रहेगा, कंटिन्यूटी एजम्पशन पे बेस्ड होती है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल होगी, तभी हम क्या करते हैं, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं एट यूज वैल्यू, ठीक है। यूज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, नॉट की रियल वैल्यू पे। रियल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता, रियल वैल्यू मतलब मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस पे रिकॉर्ड नहीं होता, यूज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यूज वैल्यू मतलब जो वैल्यू है उसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द यूज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि हम उनकी यूज वैल्यू देखते हैं, क्योंकि हमने बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ओपन किया होता, बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए ओपन किया होता है, अनफोर्सिबल फ्यूचर तक के लिए, फोर्सिएबल फ्यूचर तक के लिए ओपन किया होता है, इसीलिए क्या होता है, हम इसको यूज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, नॉट की रियल वैल्यू पे। रियल वैल्यू सपोज 500 होगी तो वो नहीं होगी, जो उसकी यूज वैल्यू होगी, हो सकता है वो 600 हो सकता है 1000 हो, तो वो ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन माइनस होती है, बेसिकली यूज वैल्यू में क्या माइनस होती है, डेप्रिसिएशन माइनस होती है, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन क्या बोलता है, बिजनेस फाइनेंशियल्स आर रिकॉर्डेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक हमने अकाउंटिंग पीरियड्स पढ़े थे ना, 2 पीरियड्स नॉर्मली होते हैं, एक जनवरी से दिसंबर तक, एक अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। तो ये 2 पीरियड्स नॉर्मली लिए जाते हैं, ठीक है। इन वन वन ईयर के स्पैन के लिए हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस assumption, जो द इकोनॉमिक लाइफ जो रहती है ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। पीरियोडिक इंटरवल्स में जो है वो इकोनॉमिक लाइफ जो है वो स्प्लिट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एंटरप्राइज की इकोनॉमिक लाइफ जो है वो आर्टिफिशियली स्प्लिट की जाती है इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स, ठीक है, विच आर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स। तो पीरियोडिक इंटरवल्स ही क्या हो गए, अकाउंटिंग पीरियड्स हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ विच एन इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप क्या करते हो, एट द एंड क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन में क्या होता है, बेसिकली आप स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो। 2 अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं नॉर्मली, उन्हीं के रिलेटेड, उन्हीं को लेके आप क्या करते हो, उन्हीं पे आप क्या करते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन क्या बोलती है कि जो इकोनॉमिक लाइफ है एंटरप्राइज की वो आर्टिफिशियली स्प्लिट होती है पीरियोडिक इंटरवल्स में, जिसको आप अकाउंटिंग पीरियड बोलते हो, जिसके एंड में आप क्या बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो अब आपका हो गया मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तो लास्ट क्या है आपकी मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तो मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या बोलती है, ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। तो मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या बोलेगी, जो मनी में ट्रांजैक्शन को आप मेजर कर सकते हो, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांजैक्शन को जो मेजर कर सकते हो वो ही क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है।
मतलब ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं करना, चाहे जितना मर्जी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, वो आप ट्रांजैक्शन में वो आप शो नहीं कर सकते अकाउंट्स में। समझ आई बच्चे? कि मतलब अकाउंट्स में आप वही शो करोगे जो आप मनी में मेजर कर सकते हो। तो स्किल्स हो गए, रेप्यूटेशन हो गई, ये रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ओनली फाइनेंशियल डेटा ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट assumption underlines the fact that in accounting every worth recording event happening or transaction is recorded in terms of money। तो वही जो मनी में रिकॉर्ड हो पाए उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्स, रेप्यूटेशन, ये सब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये मनी में शो नहीं होता। तो जो भी मनी में शो कर होगा वही मनी मेजरमेंट assumption बोलती है कि वही आपने शो करना है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली assumptions में क्या आया, एक हो गया बिजनेस एंटिटी assumption। बिजनेस एंटिटी assumption में क्या हुआ, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। तो ओनर की मनी बिजनेस की मनी नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ओनर की लाइबिलिटी ओनर की है, बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की है। ओनर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिट मैनेजर्स हो गए, ये सब अलग है, बिजनेस अलग है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी assumption जो है वो बेस्ड होता है ऑन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लीगली इस पे हैंडलिंग हो सकती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कैन बी स्यू, इसको स्यू भी किया जाता है एंड कैन बी स्यूड। ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है कंटिन्यूटी एजम्पशन पे बेस होती है। इसे बोला जाता है कि एंटरप्राइज जो है इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न, दैट इज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशंस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस जो है चलता रहेगा। तभी एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है यूज वैल्यू पे। यूज वैल्यू में क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है, रियल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता है। मनी मेजरमेंट एजम्पशन बोलता है कि वो सारी की सारी एंट्रीज जो भी मनी में मेजरमेंट हो सकती है, जो मनी में मेजर हो सकती है, कैलकुलेट हो सकती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो आप शो कर सकते हो फाइनेंशियल डेटा को, वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वही आपने रिकॉर्ड करना है। क्वालिटेटिव टर्म्स मैटर नहीं करती, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्स, ये सब नहीं शो होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड assumption बोलता है कि जो इकोनॉमिक लाइफ होती है एंटरप्राइज की वो आर्टिफिशियली स्प्लिट होती है पीरियोडिक इंटरवल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस assumption अकाउंटिंग पीरियड्स के बेसिस पे ही आप क्या करते हो, अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हो, जैसे बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हो। यूजुअली 1 ईयर रहता है, जैसे अप्रैल 1 से मार्च 31 2025, लाइक ऐसे करके। लाइक मैंने आपको बता दिया, दो होते हैं, एक दिसंबर वाला होता है, जनवरी दिसंबर वाला, और दूसरा ये वाला। तो ये आपकी 4 क्या हो गई, अकाउंटिंग assumptions हो गई। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और आज क्या हो रहा है, आज आपका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, आज 31 दिसंबर है, तो कल न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाओ अपने। ठीक है, जिनको आपने फुलफिल भी करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका रेजोल्यूशन ये ही होना चाहिए कि आपने अच्छे से क्या करनी है, स्टडीज करनी है। ठीक है, इस बार आपने सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, जैसे मर्जी करके 100% आपने एफर्ट्स डालने हैं अपने, बाय हुक और क्रुक आपने अपनी सिलेक्शन को एश्योर करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो आपने टाइम टेबल अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करो कि इस साल में आप कोई भी अपने लीनियंसी नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे और अपनी सिलेक्शन को पक्का एश्योर करवाओगे ही करवाओगे। तो आज हम टॉपिक को यहीं तक का रखते हैं आपका। ठीक है, क्लास को सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो कल न्यू ईयर पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, और सिलेक्शन को हम पक्का से पक्का हम अपनी सीट को कंफर्म करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।